मैं चाहूँगा कि वो सिफारशात और वो मसाइल जिनकी निशानदेही हमने FBR में भी की है और उससे पहले वक्तन फ़वक्तन हम मुख्तलिफ जो फेडरल मिनिस्टर साहबान हैं उनसे बातचीत करके उन तक पहुँच के अपनी आवाज़ पहुँचाते रहते हैं। आज से कुछ 4 दिन पहले स्पीकर नेशनल असम्बली और जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से मीटिंग की हमने, उससे पहले मलिक परवेज़ साहब से हमने मीटिंग की, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब तक हमने अपनी आवाज़ पहुँचाई फेडरल मिनिस्टर साहबान के ज़रिए कि रियल इस्टेट एक बहुत बड़ा शोबा है, इसको सिर्फ प्लाट बेचने या ख़रीदने का शोबा ना समझा जाए। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें हमारी वो इंडस्ट्री जो किसी वक्त बहुत ज़्यादा जानदार एक शोबा था, आज बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। तो वहाँ पर लोग नई इन्वेस्टमेंट ला नहीं रहे, बल्कि पहले से जो इन्वेस्टमेंट मौजूद है उसको भी विड्रॉ कर रहे हैं। और आपके सामने वो मिसालें हैं कि पाकिस्तान में बहुत सालों से जो लोग अपने इंडस्ट्री में पैसे लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने इंडस्ट्री को डिसमेंटल किया है। कोई साउथ अफ्रीका चला गया है, कोई श्रीलंका चला गया है, कोई बांग्लादेश चला गया है, और उस इंडस्ट्री को बेशुमार जो मसाइल दरपेश हैं उसकी वजह से वहाँ अभी जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी रियल इस्टेट की इंडस्ट्री में आ रही है। तो लिहाजा इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये क्लेम करते हैं कि जो पैसा रियल इस्टेट में आता है उसकी वजह से आम आदमी तक, वो जो लोग किसी और इंडस्ट्री की वजह से रोज़गार हासिल नहीं कर रहे हैं, जिसको हुकूमत भी रोज़गार देने से कासर है, वो रियल इस्टेट की इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार हासिल कर रहे थे। मैं चूँकि बुनियादी तौर पर लाहौर DHA का भी प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ MA पास और बाज़ सूरतों में PhD भी बच्चे हमारे साथ दफातर में काम कर रहे हैं और वो रोज़गार कमा रहे हैं। अगर उनको गवर्नमेंट 40,000 मंथली की नौकरी प्रोवाइड नहीं कर सकती तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बैठ के वो 50 से 60,000 और बाज़ सूरतों में 1 लाख रुपया भी महीना जो है ना कमा रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री जिसके साथ ना सिर्फ हम लोग जो कि रियल इस्टेट का काम करते हैं वो मुंसलिक हैं, बल्कि आपको पता है कि हर वो आदमी और जो हमारी फार्मल इंडस्ट्री थी उसके भी वो लोग जो वहाँ से मायूस होकर अपना जो रिजर्व पैसा वो हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है कि जिसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन ये जो हुकूमत ने 2016 में टैक्सेस में 100% इजाफा किया, फिर DC रेट के बाद FBR के रेट इंड्यूस करवाए और बाज़ सीरीतों में वो जो टैक्सेस थे वो 1000 गुना भी थे। मैं ये बड़ा कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि हमारे कराची में चूँकि DC रेट रिवाइज नहीं हुए थे, तो वहाँ एक मिसाल के तौर पर मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ कि वहाँ DHA का जो फेज़ 8 था, वहाँ पर 10 लाख रुपया DC रेट था, जिसको FBR ने 1 करोड़ रुपया कर दिया। तो 10 गुना, या आप समझें कि वो ऐसा एक बहुत बड़ी इंक्रीज थी जो कि मैं समझता हूँ कि अगर वो हमारे बाहिम्मत साथी जो है उसको एक पॉजिटिव सेंस में ना लेते, हुब्बत वतनी के जज्बे के तहत ना लेते, अपनी कोशिशों को वो दो चंद ना करते, तो शायद वो इंडस्ट्री बिल्कुल ही वहाँ तबाह हो जाती। लेकिन मैं हुकूमत को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने जहाँ हमारी मुश्किलात का ये अंदाज़ा लगाया, वहाँ पर हमने 3% एक हमें अमनेस्टी भी दी कि जो DC रेट और FBR का डिफरेंस है, और पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि कराची में वो 10 गुना ज़्यादा कर दिया गया था। जो प्लाट 10 लाख रुपए DC रेट था, जब अभी उनको 1 करोड़ ख़रीदने के लिए चाहिए था, वो 90 लाख रुपए वहाँ मुहैया करने के लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए दुश्वारियाँ थी। तो ये जो 3% एमनेस्टी मिली थी उसकी वजह से कुछ उनके जो मुश्किलात है वो कम हुई। लेकिन आज भी हम उस टैक्स की वजह से और उस FBR रेट की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इसके ऊपर जब चेयरमैन साहब को मैं माइक दूंगा तो वो आपके सामने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से उसके ऊपर अपनी मुश्किलात का इजहार करेंगी। मैं जो है आपके लिए जो है ना ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो गेन टैक्स हमारे ऊपर लगाया गया था, पहले उसका जो प्रॉपर्टी ख़रीदता था और उसके बाद प्रॉपर्टी बेचता था तो 2 साल का पीरियड था, 2 साल के बाद वो टैक्स ज़ीरो हो जाता था, और अभी इसको 3 साल कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुए हैं लोग, जिसकी वजह से पैसे की सर्कुलेशन भी रुक गई, जिसकी वजह से जो ख़रीदार थे वो एक तो जो कास्ट ऑफ बिजनेस थी, जो एक्सपेंस थे प्लाटों के, वो बढ़ने की वजह से उन्होंने दिलचस्पी लेना छोड़ दी, और दूसरा ये बहुत बड़ा इंसेंटिव था कि 2 साल बाद
उनके सरमाए के ऊपर, उनके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स ज़ीरो था, उसको उन्होंने 3 साल कर दिया। ये भी एक बहुत ज़्यादा डिस्कचिंग ट्रेंड था, जिसकी वजह से लोगों ने प्रॉपर्टी को काम से अपने आप को अलग कर लिया। और आप यकीन करें कि 2016 और 2017 और अभी चूँकि जून 18 भी आ रहा है, अभी तक जो एक किसी भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी में या DHA में 100 प्लॉट की ट्रांसफ़र डेली होती थी, तो वो बमुश्किल जो है ना वो 20 से 25 तक रह गई थी। अभी चंद आपने देखा है कि चंद जगह के ऊपर जो वैल्यूएशन में उन्होंने दुरुस्ती की है, जो बाद में चेयरमैन साहब उसके ऊपर तफसील से रोशनी डालेंगे, उससे कुछ उम्मीद की किरण पैदा हुई है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जहां 2000 से ज़्यादा वैल्यूज मुकर्रर हो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी की, वहां सिर्फ 13 जगहों के ऊपर उन्होंने अपनी गलतियों को दुरुस्त किया है। अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी गलतियां हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जहां पर नॉर्मली कमेटी को अपना फंक्शन करना चाहिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो नॉर्मली ठीक हो जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला हमारा कारोबार जो है ना इंशाल्लाह उससे बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ और आपके ज़रिए हुकूमत से बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे बहुत वैल्यूएबल क्लाइंट हैं, वो बहुत ज़्यादा कीमती सरमाया जो कि फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में होता है वो पाकिस्तान भेजते हैं। आपको पता है कि जब बहुत सारे मुल्कों ने ये दहशतगर्दी के जो मामला थे उनकी वजह से हमारे पास डॉलर आना बंद हो गए, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर रही थी, इसकी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो कम हो रहे थे। ये वो पाकिस्तानी हैं, मुहब्बुल वतन लोग हैं, जिन्होंने पिछले सालों में 21 से 22 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे, जिनकी वजह से हमारा जो रिजर्व था वो किसी न किसी हद तक रिस्पेक्टेबल लेवल तक चला गया। लेकिन अगर हम ये टैक्स जो है रियल एस्टेट के ऊपर इसी तरीके से इनको कायम और दायम रखेंगे, उनका पाकिस्तान पैसे भेजने का ट्रेंड दिन ब दिन कम हो रहा है। क्योंकि जो 2016 में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी DHA लाहौर और बाकी जगहों के ऊपर, मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने 1 करोड़ रुपए में खरीदी थी, आज वो 70-75 लाख रुपए में अवेलेबल है। तो जब किसी इन्वेस्टर को 20-25 लाख रुपए साल का नुकसान हो जाए तो विलिंगली और वॉलंटरली वो कभी भी जो है ना वहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। और अगर उन्होंने पाकिस्तान में पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करने तो बैंकों में रख के तो सरासर खसारे का सौदा है जो वो किसी सूरत में नहीं करेंगे। हमारी तमन्ना है, हमारी ख्वाहिश है कि हमारी जो फार्मल इंडस्ट्री है, अगर उसके अंदर लोग इंटरेस्ट लेना शुरू करें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें अभी बेशुमार दुश्वारियां हैं, बेशुमार टैक्सेशन है, बेशुमार 40-45 महकमे हैं कि जब कभी वो इंडस्ट्री लगने से पहले भी और लगने के बाद भी वो उनके पीछे लगे रहते हैं, जिनके खौफ से वो इंडस्ट्री नहीं लगाते। तो रियल एस्टेट का ऐसा शोबा था जिसमें जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे लगा रहे थे उनको कंसेशन देनी चाहिए, उनको स्पेशल डिस्काउंट देना चाहिए, उनका जो पाकिस्तान भेजा हुआ पैसा है उसको वाइट पैसा डिक्लेयर करना चाहिए, और उनका जो NO के जो कार्ड होता है उसको हर सूरत में पाकिस्तान के अंदर रिकग्नाइज करके उसके ऊपर उनको टैक्स में जो है छूट देनी चाहिए और उनको फाइलर का दर्जा देना चाहिए। क्योंकि फाइलर के दर्जे में जो लोग हैं वो जो भी टैक्स देते हैं वो उनको रिफंड हो जाता है एट द टाइम ऑफ रिटर्न। तो हम रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट से कि वो जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका जो बाहर के मुल्कों में जो कार्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको जो है ना वो हम रिकग्नाइज करते हैं बाकी सूरतों के लिए, तो इस सूरत में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए उस कार्ड को तस्लीम किया जाना चाहिए, उनको टैक्स में रिबेट भी मिलनी चाहिए और उनको फाइलर का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी जो अहम बात मैं आपके ज़रिए हुकूमत तक पहुँचाना चाहता हूँ, हम हमेशा खौफज़दा रहते हैं अच्छा काम करने से। इस हुकूमत ने और पहली भी हुकूमत ने कुछ काम किए लेकिन वो खौफज़दा रह के किए, हाफ हार्टेडली किए, उनके नताइज हमें नहीं मिले। अमेरिका ने, ब्राज़ील ने, इंडिया ने और सबसे जो मैं समझता हूँ कि पर्टिनेंट मिसाल है वो इंडोनेशिया की है, जहाँ पर उन्होंने एमनेस्टी दी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज था उनको मिला। बहुत ज़्यादा ऐसे असासे थे जो अनडिक्लेयर्ड थे, जो सर्कुलेशन में नहीं थे, जो लोगों ने छुपा के रखे हुए थे। जब कोई पैसा सर्कुलेशन में नहीं होता तो माशरे को, सोसाइटी को, ख़जाने को, हुकूमत को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारी हुकूमत से पुरजोर अपील भी है और मुतालबा भी है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं उनके लिए
और जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके जो असासे बाहर पड़े हुए हैं, हम उनको ऑफ शोर असासे भी कहते हैं, और जो मुल्क के अंदर असासे हैं जिनको हम ऑन शोर असासे कहते हैं, उनको डिक्लेयर करके उसके ऊपर टैक्स दे के उसको लीगलाइज करने का हुकूमत को हर सूरत में जल्द अज जल्द जो है स्कीम उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। बहुत सारे दोस्त अहबाब होंगे जो शायद हमारी जो है इसको बंद कर, हमारी इस बात से शायद वो इत्तेफाक ना करें, हमारी इस बात को वो शायद मुखालफत भी करें, लेकिन मैं आपको यकीन देना चाहता हूं कि जो पैसे यहूदियों के बैंकों में पड़े हुए हैं, जो ईसाइयों के बैंक में पड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मनों के बैंक में पड़े हुए हैं, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं, इस कौम को उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप इसको एमनेस्टी के ज़रिए मौका नहीं देंगे तो वो पैसा हमेशा के लिए बाहर पड़ा रहेगा, जिसका पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के लोगों को कतई तौर पर कोई फ़ायदा नहीं। वो पैसा चाहे वो किसी तरीके से भी कमाया गया है, उसको अभी मौका मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान आए, यहाँ के बैंकों में रखा जाए, यहाँ की मईशत में सर्कुलेट करे। जब वो यहाँ की मईशत में सर्कुलेट करेगा आपको वो टैक्स भी देगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जीडीपी में शामिल होगा। जो पैसा यहाँ पर सर्कुलेट नहीं होता उसका जीडीपी को कोई फ़ायदा नहीं, और अगर अपने जीडीपी में हमने लेके आना है तो वो बहुत बड़े साथे हैं जो बाहर पड़े हुए हैं, उनको हमें इंडोनेशिया के तर्ज के ऊपर बड़े कम शरह जो है टैक्स के ऊपर जो है ना इजाज़त देनी चाहिए। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो साथे पड़े हुए हैं अनडिक्लेयर्ड हैं, किसी तरह लोगों ने असासा बना लिया है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उसको लीगलाइज नहीं कर सके, उसको भी लीगलाइज करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान की जो मईशत में शामिल हो, जीडीपी में शामिल हो, सर्कुलेशन में आए। मैं छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे रियल एस्टेट के इन्वेस्टर जब कभी भी, और हम खुद भी, कि हम प्लाट खरीदते हैं और उसके बाद 2, 4, 6 महीने में, साल में हमें लाख 2 लाख उसके ऊपर मुनाफा आता है। आप यकीन करें कि सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि हम बच्चों को कहते हैं कि चले आपको सैर के लिए लेके चलते हैं, चले आपको शॉपिंग के लिए लेके चलते हैं, चले आपको होटलिंग के लिए लेके चलते हैं। तो इसका मतलब है कि वो पैसा सिर्फ कमाने वाले की जेब तक नहीं रहता, वो 10, 20, 50 और जेबों तक जाता है। और अगर वो कमाए हुए पैसे के साथ कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर ले तो फिर तो कम से कम 70-80 शोबों तक जाता है, और वो जो आपकी 70-80 इंडस्ट्रीज हैं उन तक वो पहुंचता है। हमारे ऑफिस बॉय के पास जाता है, हमारे जो दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं उनके पास जाता है, वसीका मुनीस के पास जाता है, टाइपिस्ट के पास जाता है, प्लम्बर के पास जाता है, इलेक्ट्रिशियन का, आप गिनते जाएं और वो शोबे जो है ना दरवाजे खुलते जाएंगे। लिहाजा पैसे को हर सूरत में अगर अपने मईशत ठीक करना है तो पैसे को सर्कुलेट करने के लिए इस इकॉनमी के अंदर शामिल करना चाहिए, और अगर इकॉनमी के अंदर उसमें शामिल हमने करना है तो उसको डिक्लेयर होना चाहिए, चाहे वो बाहर पड़ा हुआ है या अंदर पड़ा हुआ है। उससे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत भी पनपेगी, पाकिस्तान के लोग भी फ़ायदा हासिल करेंगे, और ये जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना फ़रोग़ हासिल होगा, जिसकी वजह से रोज़गार के मौक़े आएंगे और पाकिस्तान की तरक्की में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग जो है ना वो शामिल हो जाएंगे। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि फेडरल गवर्नमेंट से मुतल्लिका भी है और सूबाई गवर्नमेंट से मुतल्लिका भी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि लाहौर का टाउन नाज़िम में रहा हूँ, मैं पहले भी DHA का प्रेसिडेंट रहा हूँ, अभी फिर मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। मैं 1990 में लाहौर का सीनियर वाइस चेयरमैन था ज़िले का, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक लोगों के साथ तल्लकदारी बड़ी पुरानी है, तो हम अक्सर इन दोस्तों से मिलते रहते हैं ताकि अपने मसाइल उन तक पहुँचाएँ और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर उनकी तवज्जो हासिल करें। अभी तक रियल एस्टेट जो एजेंट है उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया, ना उसको रिकग्नाइज किया गया है, ना उसको रेगुलेट किया गया है, ना ही उसकी सर्विसेज को उस तरीके से जो कि पे होना चाहिए उसको जो है ना एक रिस्पेक्टेबल तरीके से कोई निज़ाम नहीं बनाया गया। मैंने स्पीकर पंजाब असम्बली से मीटिंग की और उनको भी हमने कहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हम वहाँ पंजाब असम्बली में बिल पेश कर रहे हैं कि कोई भी जो रियल एस्टेट की डील है वो रियल एस्टेट के बगैर नहीं होनी चाहिए। रियल एस्टेट एजेंट जो है उसकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाए, उसको बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो रजिस्टर भी करे, रेगुलेट भी करे, उसकी एक ख़ास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी अपनी क्वालिफिकेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि वो ज़मीन का टाइटल और उसके डॉक्यूमेंटेशन में माहिर हो, ताकि जो हमारा इन्वेस्टर है वो कॉन्फिडेंट फील करे, वो महफूज फील करे। इसलिए ये जो अहम शोबा है, मुझे पता है कि यूरोप में और अमेरिका में कम अज़ कम 4% कमीशन है रियल एस्टेट एजेंट की, और वहाँ रियल एस्टेट एजेंट को इतना एतमाद दिया जाता है कि जो
जो बेचने वाला और ख़रीदने वाला उसका जो सॉलिसिटर होता है, जिसको हम वकील कहते हैं, वो और रियल एस्टेट एजेंट कीमत भी दोनों मुकर्रर करते हैं। अंदाज़ा करें, इतना बड़ा जो है ना इनको वहाँ स्टेटस है कि मालिक कीमत मुकर्रर नहीं करता, उसका सॉलिसिटर और उसका रियल एस्टेट एजेंट विद द हेल्प ऑफ सर्वेयर ऑफ द बैंक वो कीमत का तयन करते हैं और उसके मुताबिक वो मालिक को इन्फॉर्म करते हैं और उसके ऊपर वो डील करते हैं। कम अज़ कम 4% उनको कमीशन मिलता है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये एक नई इंडस्ट्री है। हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो भी अभी तक बहुत छोटे छोटे जो है ना सरमाए के साथ भी हमारे साथ काम करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो 4% पे करें, लेकिन कम अज़ कम 2% जो है सर्विस चार्जेस ज़रूर होने चाहिए ताकि उसको रिस्पेक्टेबल इनकम मिले और उसके से हम जो है ना इन रिटर्न वो लॉयल्टी, वो खिदमत और वो जो गाइडेंस है हम उससे तवक्कुल करते हैं वो जो है ना मुहैया कर सके। ये चंद एक बातें थी। मुझे यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़रिए ये हुकूमत तक पहुँचेंगी और हुकूमत को इस इंडस्ट्री को रिकग्नाइज करना है हर सूरत में। जिस इंडस्ट्री के साथ लाखों लोग और खरबों रुपए उसमें इन्वेस्ट हो रहे हों और उसके अंदर ग्रोइंग ट्रेंड हो और दिन ब दिन उसकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो जीडीपी में उसकी जो है ना वो ग्रोथ के अंदर ये कंट्रीब्यूशन कर रही हो, उस इंडस्ट्री को किसी सूरत में हुकूमत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी अभी फेडरेशन बना के इस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान लेवल के ऊपर जो है ना इंशाल्लाह शनाख्त इसकी बना दी है। हुकूमत को चाहिए कि हर मामले में हर टैक्स से पहले और डीसी रेट और एफबीआर रेट रिवाइज करने से पहले इस फेडरेशन के साथ उनको हर सूरत में कंसल्टेशन करनी चाहिए, मुशावरत करनी चाहिए, हमसे इनपुट लेनी चाहिए और फिर जो मामला था उनको आगे लेके चलना चाहिए। मैं आपका बहुत ममनून।